नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और साथ ही साथ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। और जो चैप्टर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। ये थर्ड चैप्टर है ज्योग्राफी का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। तो आपको बताना है सी वेव्स का कौन सा इरोजनल फीचर नहीं है। तो क्लिफ जो है वो एक इरोजनल फीचर है सी वेव का। सी वेव केव भी है, कौन नहीं है? तो बीच जो है ये सी वेव का इरोजनल फीचर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इज। तो ग्लेशियर का जो डिपोजिशनल फीचर होता है वो क्या होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फ्लड प्लेन, जो कि गलत है। ठीक है, फ्लड प्लेन बिल्कुल ही गलत है। सेकंड में कहा गया है बीच, ये भी गलत है। मोरेन इसका सही आंसर है, तो इसमें सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा डिपोजिशनल फीचर जो ग्लेशियर का होता है वो क्या होता है, मोरेन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच इज़ कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ। तो आपको बताना है जब सडन मूवमेंट होता है अर्थ का तो क्या चीज़ होती है। वॉल्केनो होता है कि फोल्डिंग होती है कि फ्लड प्लेन आता है? तो वॉल्केनो आता है। वॉल्केनिक eruptions होते हैं या वॉल्केनो क्रिएट होता है जब सडन मूवमेंट होता है अर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। मशरूम रॉक आपको बताना है कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है डेजर्ट्स, सेकंड ऑप्शन दिया है रिवर वैलीज और थर्ड ऑप्शन दिया है ग्लेशियर्स। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। कौन? मशरूम रॉक्स। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन। अभी जो ऑक्सबाउ लेक्स हैं या ऑक्सबो लेक्स हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्लेशियर गलत है, डेजर्ट्स भी गलत है। ये किसका आंसर है? रिवर वैलीज। तो रिवर वैलीज में याद रखिएगा ऑक्सबो लेक्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड। तो देखिए अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए एक मशीन होती है, उसको क्या कहते हैं पूछा गया। तो टेलीग्राफ गलत है, सीज्मोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर भी सीज्मो वर्ड आ जाए, जहाँ पर भी सीज्मो वर्ड आ जाए तो याद समझ जाइएगा कि सीज्मो इज़ रिलेटेड टू अर्थक्वेक। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये? अर्थक्वेक से रिलेटेड है। तो सीज्मो वर्ड्स किससे रिलेटेड है? अर्थक्वेक से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड। तो देखिए अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने का कौन सा इसमें मेथड नहीं है। तो देखिए पहला दिया गया एनिमल बिहेवियर गेट्स एबनॉर्मल। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है तो आप लोग ने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं बहुत तेज बार्क करने लग जाते हैं, और भी जो बर्ड्स होती हैं वो भी कहीं ना कहीं चहचहाने लग जाती हैं बहुत तेज़ी से। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ होने लग जाती हैं जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं एनिमल्स की। ये बात सही है। चिल्ड्रन स्टार्ट क्राइंग, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता कि बच्चे रोने लग जाएंगे। फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड। अब क्योंकि देखिए जब अर्थक्वेक प्रोड्यूस हो रहा है तो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? अर्थ के क्रस्ट के नीचे से। अब उसमें है क्या, वेव्स प्रोड्यूस होंगी और ये वेव्स जो होती हैं इसको फिश जो है फील कर सकती हैं, तो इनको थोड़ा सा एजिटेशन होता है। ठीक है, स्नेक्स कम टू सरफेस। अब स्नेक्स को भी जब वेव्स मिली तो वो क्या आते हैं? सरफेस पे आते हैं। ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 है हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज़। अब आपको बताना है कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा वाटरफॉल में से कौन सा है। तो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल पहला दिया गया एंजल फॉल, दूसरा है नायग्रा फॉल्स, थर्ड है विक्टोरिया और फोर्थ है जॉग फॉल्स। तो देखिए सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो पूरे विश्व का है वो है एंजल फॉल। अगर पूछा जाए किस कंट्री में है तो वेनेजुला में है। ठीक है, तो वेनेजुला याद रखिएगा। तो वेनेजुला में आपका हाईएस्ट वाटरफॉल मिलता है। नेक्स्ट पे आते हैं लोएस इज फाउंड इन। तो लोएस मेनली कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। तो लोएस जो है वो मेनली डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं सैंड ड्यून्स। और देखिए सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, गलत है। केव लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, गलत है। कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? हिल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन? सैंड ड्यून्स। ठीक है, तो हिल की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं सैंड ड्यून्स में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू। अब देखिए इरोजन जो होता है, डिपोजिशन जो होता है सी वेव्स का, उससे क्या बनता है? तो उससे कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी वेव्स का इरोजनल और डिपोजिशनल जो कैरेक्टर होता है या डिपोजिशन जो होता है और इरोजन जो होता है सी वेव्स के थ्रू, इससे क्या बनता है? कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के देखेंगे लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोएस इज़ फाउंड इन डैश। तो देखिए जो बड़े बड़े डिपॉजिट्स होते हैं लोएस के वो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर था वो कोस्टल था।
ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया था, 11 छूट गया था, पहले 11th क्वेश्चन को देख लेंगे। 11th क्वेश्चन में कहा गया है लोएस इज़ मेनली फॉर्म बाय, अब देखिए जो लोएस का है जो मेनली फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, तो बाय द एक्शन ऑफ विंड, तो विंड के एक्शन से होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13th कह रहा है, 13th 12th के बाद 13th आ जाएगा, इसमें कहा गया लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोएस इज़ फाउंड इन डैश, तो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट लोएस की कहाँ पर पाई जाती है, पहला ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलिया गलत है, इंडिया भी गलत है, चाइना इज़ द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14th पे आते हैं। 14th कह रहा है ड्यूरिंग अर्थक्वेक ग्रेटेस्ट डैमेज, ठीक है थोड़ा सा पीछे कर दें, ड्यूरिंग अर्थक्वेक ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजली क्लोजेस्ट टू, अब देखिए जो वो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है अर्थक्वेक के दौरान वो कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। तो देखिए अर्थक्वेक जो जनरेट हो रही है मेनली कहाँ से हो रही है, एपीसेंटर से हो रही है, तो एपीसेंटर पे ही सबसे ज़्यादा डैमेज होगा, तो यहाँ पर जो सी है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 15 कहा गया, अब कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे 15th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट लिथोस्फेरिक प्लेट्स, अब देखिए लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं आपको बताना है। तो देखिए अर्थ क्रस्ट में अगर आप देखेंगे जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें कई सारी छोटी छोटी या कह सकते हैं बड़ी बड़ी बहुत हार्ड, ठीक है इरेगुलरली शेप कैसी हैं प्लेट्स हैं इसमें, ठीक है। अब इनमें इसके ऊपर ही अगर आप देखेंगे तो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब इन्हीं प्लेट्स के ऊपर सारे कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशन फ्लोर भी है, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स कही जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बहुत बड़ी भी हैं कुछ बहुत छोटी भी हैं, इरेगुलरली शेप मतलब इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सर्कुलर हों या रेक्टेंगुलर, ऐसा कुछ भी नहीं है, इरेगुलर शेप की हैं, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर ही सारे के सारे कॉन्टिनेंट भी हैं और सारे के सारे ओशन फ्लोर भी इन्हीं के ऊपर ही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हाउ डू द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, अब ये लिथोस्फेयर की जो प्लेट्स हैं ये मूव कैसे करती हैं। तो पहली बात याद रखिए जो मूव करती हैं ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से मूव कर जाती हैं, बहुत दूर तक मूव कर जाती हूँ, इनका जो मूवमेंट होता है बहुत ही स्लो होता है और बहुत ही कम मिलीमीटर्स का होता है एक साल में, लेकिन ये भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है फॉर दीज प्लेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, व्हाट इज़ अ वॉल्केनो, अब वॉल्केनो क्या होता है, तो ये एक वेंट होती है, ये एक ओपनिंग होती है अर्थ की क्रस्ट में, जिससे क्या होता है कि मोल्टन मटेरियल जो है वो सडनली क्या होता है बाहर निकलता है, रेड कलर का आप लोग ने देखा होगा लावा बाहर निकलता है, तो इसी से यही क्या होता है ये आपका वॉल्केनो होता है। तो जिससे लावा बाहर निकल रहा है वो एक छोटा सा वेंट है, ये कह सकते हैं कि ओपनिंग है, ठीक है, और अर्थ क्रस्ट में वो ओपनिंग होती है जिससे वो लावा जो होता है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। और जब लावा बाहर निकलता है वो ठंडा होता है तो उसको क्या कहा जाता है मैग्मा कहा जाता है, और फिर यही मैग्मा क्या बन जाता है तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो जो रॉक फॉर्म होती है यहाँ पर उसको कौन सी रॉक कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया डिफाइन फोकस एंड एपीसेंटर, अब देखिए फोकस क्या है एपीसेंटर क्या है ये आपसे क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है। तो फोकस क्या है, जहाँ पर देखिए जहाँ पर जो रेडिएशंस है जहाँ पर स्टार्ट होंगी उसको क्या कहा जाएगा फोकस कहा जाएगा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जहाँ से आपका जो भी वो है मतलब जो भी वेव्स जो जनरेट हो रही हैं वो आपका फोकस है। लेकिन जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ से ये वेव्स जनरेट हो रही थी तो ये क्या हो जाएगा फोकस हो जाएगा। लेकिन फोकस के जस्ट अगर आप ऊपर आएंगे परपेंडिकुलरली जब आप ऊपर आएंगे तो आप क्या देखेंगे ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, जस्ट अबव द फोकस क्रस्ट पे या ये कह सकते हैं अर्थ के सरफेस पे, इसको कहते हैं एपी सेंटर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डैमेज जो होता है वो कहाँ पर होता है एपी सेंटर वाले पॉइंट पे ही सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, किससे अर्थक्वेक से, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर बताई गई, इसको आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, नेम द 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, अब 3 तरीके की अर्थक्वेक वेव होती हैं याद रखिएगा। पहली जो होती है उसको कहते हैं पी वेव या इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, सेकंड है एस वेव, इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और थर्ड है एल, तो पी एस एल ये 3 तरीके की वेव होती हैं। पी है लॉन्गिट्यूडनल, एस है ट्रांसवर्स और एल कैसी होती है सरफेस वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हाट इज़ अ सीज़मोग्राफ, अब सीज़मोग्राफ क्या होता है अभी हमने देखा था, ये एक डिवाइस होती है मशीन होती है जिससे अर्थक्वेक या उसकी इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कहा गया नेम द स्केल ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड, अब जिस स्केल पे इसको मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं रिक्टर स्केल या रिचर स्केल कहते हैं। तो याद रखिएगा जिस स्केल पे मेजर करेंगे,
ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा अर्थक्वेक जब भी आता है तो ऐसे आता है कि 4.2 रिक्टर स्केल का था, या 5.2 रिक्टर स्केल का था, या 6.2 रिक्टर स्केल का था। ऐसे कुछ अर्थक्वेक्स आते हैं, मतलब इस तरीके की कुछ रीडिंग्स दी होती हैं, 0 से 10 के बीच में होती है। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए 4.2 का आया एक जगह और एक जगह आया 5.2 का, तो ये याद रखिएगा कि दोनों में अगर डिफरेंस 1 का है, ठीक है, तो कितना ज़्यादा डैमेज होगा, तो 10 टाइम्स ज़्यादा डैमेज होगा, इंटेंसिटी 10 टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक के डिफरेंस से जो इंटेंसिटी बढ़ेगी वो कितने टाइम्स बढ़ेगी, 10 टाइम्स बढ़ेगी, क्योंकि ये कैसी स्केल होती है, लॉग स्केल होती है। बस फिलहाल अभी आप लोग ये याद रखिए कि रिक्टर स्केल कैसी स्केल होती है, तो लॉगरिथम स्केल है या लॉग स्केल है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। 22 में कहा गया विच अर्थक्वेक इज क्लासिफाइड एज मेजर अर्थक्वेक। अब देखिए मेजर अर्थक्वेक क्या होता है, तो ऐसे अर्थक्वेक जिनका मैग्नीट्यूड 7 या 7 से ज़्यादा होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर अर्थक्वेक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, वेयर इज़ विक्टोरिया फॉल्स लोकेटेड। देखिए विक्टोरिया फॉल कहाँ पर लोकेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। ये जो बॉर्डर है, किसका किसका बॉर्डर है, बॉर्डर ऑफ ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, तो अफ्रीका में 2 कंट्रीज़ हैं, एक है ज़ाम्बिया और दूसरी है जिम्बाब्वे। इसका जो बॉर्डर है, इन दोनों का जो बॉर्डर है, वहीं पर विक्टोरिया फॉल्स लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, व्हाट इज़ द डेल्टा। अब देखिए नाम से पता चल रहा है डेल्टा, आप सिंबल अगर बनाते हैं तो ये सिंबल बनता है। तो याद रखिएगा डेल्टा का जो शेप होता है कैसा होता है, ट्राइंगुलर शेप होता है डेल्टा का। ठीक है, ट्राइंगल शेप होता है। अब ये है क्या, इट इज़ एन एरिया ऑफ लो फ्लैट लैंड शेप लाइक ट्राइंगल। तो किसकी तरह शेप होता है, ट्राइंगल की तरह शेप होता है। निचली सतह पर होता है, फ्लैट लैंड है, याद रखिएगा। वेयर अ रिवर स्प्लिट्स, अब जैसे रिवर आ रही है तो ये कई सारे पार्ट में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, और कई सारे पार्ट में जब स्प्लिट होती है तो अपने जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं वो यहीं कहीं छोड़ देती है। ठीक है, और उसके बाद जाके फिर ये ओशन में गिर जाती है, वही चीज़ इसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, एंड स्प्रेड्स आउट इनटू सेवरल ब्रांचेस बिफोर एंटरिंग दी सी, फिर समुद्र में जाके गिर जाएगी, तो इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा डेल्टा अगर आपसे पूछा जाए विश्व में क्या है, क्योंकि वो भारत में ही है, उसका नाम है सुंदरबंस। ठीक है, क्या नाम है, सुंदरबंस। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए यहाँ पर आपको डेल्टा दिखाया भी गया है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ से मतलब रिवर आ रही है, फिर रिवर जब ये प्लेन वाला सरफेस है तो ये रिवर आप देख सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पर ब्रेक हो रही है। ठीक है, सारे सेडिमेंट्स यहीं कहीं आसपास ही छोड़ के चली जाएगी, इससे ये जो जगह होगी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी और फिर जाके समुद्र में पूरा ड्रेन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है नेम सम कोस्टल लैंडफॉर्म्स। अब आपको बताना है कुछ कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो कोस्टल लैंडफॉर्म्स में आपका सी केव्स आ जाएगा, सी आर्चेस आ जाएगा, स्टैक्स आ जाएगा और सी क्लिफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, व्हाट इज़ लोएस। अब बोला गया लोएस क्या होता है, आपको बताना है। तो देखिए लोएस होता क्या है, लोएस होता है डिपोजिशन ऑफ सैंड। तो सैंड के डिपोजिशन होते हैं लोएस में। ठीक है, सैंड के ही सिर्फ नहीं होते, सैंड भी होता है, सिल्ट भी होता है, क्ले भी होता है। तो इनके जो डिपोजिशन होते हैं और इससे बड़े बड़े गट्ठर बन जाते हैं, मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि माउंटेन्स की तरह बड़े बड़े पहाड़ टाइप के बन जाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, लोएस कहा जाता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ विंड ब्लोन स्लेट्स। तो मतलब ये किसकी वजह से होता है, तो याद रखिएगा विंड की वजह से ये मतलब ये जो मतलब डिपोजिशन होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का, उसी को क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है, 27 कह रहा है हाउ आर ग्लेशियल मोरेन्स फॉर्म्ड। अब देखिए ग्लेशियल मोरेन्स का आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ग्लेशियर या ग्लेशियल मोरेन्स इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया होते क्या, कैसे फॉर्म होते हैं, तो मटेरियल कैरीड बाय ग्लेशियर सच एज रॉक, बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड, दीज डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स। अब देखिए जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या क्या नीचे लेके आते हैं, तो रॉक्स लेके आते हैं, जो बड़े और छोटे रॉक्स भी इसमें आते हैं। ठीक है, सैंड आती है, सिल्ट आती है और ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, तो ग्लेशियल मोरेन्स इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है नेम टू प्रोसेस विच वियर अवे लैंडस्केप। तो लैंडस्केप जो वियर अवे या वियर आउट, टेयर आउट जो हो जाता है वो किसकी वजह से हो जाता है, तो वेदरिंग और इरोशन की वजह से जो लैंडस्केप्स हैं वो क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं या वियर आउट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 कह रहा है व्हाट डज़ द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट। तो देखिए जब इरोजन होता है या डिपोजिशन होता है तो उससे क्या क्रिएट होता है, तो उससे कई सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे, जैसे रिवर हो गया, सीज हो गया, ओशन हो गया, ये सारे सारे किससे क्रिएट हुए हैं, इरोजन से ही तो क्रिएट हुए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ्स सरफेस
ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ अर्थ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इज कॉल्ड। तो देखिए जो आपको डेफिनेशन दी गई है ये किसकी डेफिनेशन है, तो मेनली अगर देखा जाए तो अर्थक्वेक की डेफिनेशन आपको दी गई है। ठीक है, तो शेकिंग और ट्रबलिंग होती है अर्थ के सरफेस की, जिससे और इससे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, अर्थ की बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है वेव के फॉर्म में। तो उससे सबसे पहले क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा, और अर्थक्वेक के बाद क्या आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये अर्थक्वेक की डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे अप्रॉक्सीमेटली 30 जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज़ हैं, नोट्स हैं, जिसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपने रिवीजन को और अच्छा कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।